दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पंचायत का सीजन 4, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। अगर आपने इसके पहले सीजन नहीं देखे तो भी कोई बात नहीं, मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी बताकर इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा और आपको यहीं से सारी स्टोरी समझ में आएगी। अगर फिर भी आप इसका लास्ट सीजन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पिछले सीजन में हमने देखा कि दो बाइक सवार प्रहलाद चाचा प्रधान जी और विकास पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और वो गुंडे प्रधान जी के कंधे पर गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब सवाल ये था कि प्रधान जी पर गोली चलवाई किसने। उस समय सचिव जी अपना कैट का एग्जाम देने गए हुए थे। फिर एग्जाम देकर वो सीधा प्रधान जी से आकर मिलते हैं और गुस्से में विधायक पर इल्जाम लगा देते हैं कि तुमने ही प्रधान जी पर गोली चलवाई। लेकिन विधायक जी इस इल्जाम को नकार देते हैं। तभी इस बात को लेकर वहां पर गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए सचिव जी अपना आपा खो बैठते हैं और भूषण को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। अब उन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है और पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में ठूस देती है। वहीं दूसरी ओर डीएम साहिबा अगले पंचायत चुनाव की घोषणा कर देती है और अब शुरू होती है उसके बाद की कहानी। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं सचिव जी यानी कि अभिषेक अपने मौसी के लड़के आदित्य की पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि अब उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो फुलेरा से शहर वापस जा रहा था। इस समय सचिव जी थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि भूषण को चांटा मारने की वजह से भूषण ने उन पर 323 की धारा लगवा दी है। अब अगर केस वापस नहीं हुआ तो MBA की एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सचिव जी ने कैट का एग्जाम दे दिया था और वो बस रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे थे। तभी हम प्रधान जी को देखते हैं, जो गोली लगने की वजह से हमेशा घर पर ही रहते थे। मंजू देवी और रिंकी दिन प्रतिदिन प्रधान जी की सेवा करते थे। अब एक और तो प्रधान जी बेड रेस्ट पर थे और दूसरी तरफ सचिव जी अपने केस के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। फिर वो प्रहलाद चाचा को फोन करते हैं और दारू लेने के लिए उनके घर पर चले जाते हैं। अब वो दोनों टेंशन में दारू पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सह सचिव विकास और उसकी पत्नी खुशबू प्रहलाद चाचा के दिए हुए 40 लाख रुपयों से शहर में जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे थे। ये पैसे प्रहलाद चाचा को उनके बेटे राहुल के शहीद हो जाने पर सरकार ने उनको दिए थे। अब प्रहलाद चाचा विकास को भी अपना बेटा ही मानते थे। जब उनको पता चला कि विकास बाप बनने वाला है तो उन्होंने वो सारे पैसे विकास को दे दिए। अब दारू पीते पीते सचिव जी को काफी चढ़ चुकी थी। फिर वो जोर जोर से भूषण को भला बुरा कहने लगते हैं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विकास भी उसकी आवाज सुनकर प्रहलाद चाचा के घर पर आ जाता है और उनके ही साथ बैठकर दारू पीने लगता है। लेकिन सचिव जी की परेशानी सच्ची थी, क्योंकि वो अपने करियर के बारे में सोच सोचकर इमोशनल हुए पड़े थे। अब ये केस उनको अपने सीने पर पड़ा पत्थर जैसा लग रहा था। अब सचिव जी को दारू इतनी चढ़ गई थी कि वो चप्पल उठाकर भूषण के घर की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं, भाड़ में जाए कैट और भाड़ में जाए रिजल्ट, आज तो मैं भूषण को मजा चखाकर ही रहूंगा। देखता हूँ अब वो मुझ पर और कितने केस करेगा। अब प्रहलाद चाचा और विकास सचिव को रोकने की बजाय उसके साथ ही चल देते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते सचिव के मन में पता नहीं क्या आता है। वो चप्पल नीचे फेंक कर कहता है कि छोड़ो, मैं ही भूषण को सॉरी बोल देता हूँ, शायद सॉरी सुन के वो केस वापस ले ले। फिर वो सॉरी बोलने के लिए भूषण के घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब सचिव जी गेट फांद कर भूषण के घर में घुसने लगते हैं तभी उससे क्रांति देवी का मनी प्लांट टूट जाता है। फिर आवाज सुनकर भूषण और उसकी पत्नी क्रांति देवी नींद से उठ जाते हैं और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाहर तो सचिव जी आए हैं और उनको सॉरी बोल रहे हैं। फिर क्रांति देवी कहती है कि बड़े आए सॉरी बोलने वाले, ऐसे आधी रात को भी कोई सॉरी बोलता है और ऊपर से हमारा मनी प्लांट भी तोड़ दिया। अब क्या करें आपकी सॉरी का, मुरब्बा डालें? तभी भूषण कहता है, ठीक है, हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन बदले में प्रधान जी को बोलिए कि गोली कांड का जो FIR उन्होंने हम पे लगाया है वो वापस ले ले। अगर केस ही करना है तो विधायक पर करो, इलेक्शन पास है, पूरा गांव हम पर थूक रहा है, हम आपका करियर बचाते हैं और आप हमारा बचाओ। अब सचिव जी तो पहले से ही परेशान थे, अब और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ये बात प्रधान जी को कैसे कहेंगे। फिर अगली सुबह जब वो प्रधान जी के घर पर जाते हैं तो वहाँ उनको रिंकी मिलती है। फिर रिंकी उनको किताबें वापस कर देती है और कहती है कि मुझसे नहीं होगी कैट की पढ़ाई। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूँ कि पिछले 3 सीजन से इनकी लव स्टोरी एक ही जगह पर अटकी पड़ी है। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने इजहार नहीं करते। फिर सचिव जी प्रधान जी को कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन प्रहलाद चाचा और विकास उनको सारी बात बता देते हैं। फिर प्रधान जी भी सचिव के बारे में सोचकर
अपना केस वापस लेने के लिए मान जाते हैं। फिर सचिव जी कहते हैं, प्रधान जी, ये केस इलेक्शन में आपके लिए भूषण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन प्रधान जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपने हमारे ही लिए उसको थप्पड़ मारे थे, इसलिए ज्यादा मत सोचिए, अपना केस हटवा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ विधायक जी भी परेशान थे, क्योंकि उन पर भी प्रधान जी ने गोली कांड के चलते FIR दर्ज करवा रखी थी। दरअसल दोस्तों, ये गोली ना तो भूषण ने चलवाई थी और ना ही विधायक जी ने। अब ये गोली किसके कहने पर चली थी, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर भूषण विधायक जी से मिलने जाता है और उनको वो केस वाली डील बता देता है। फिर विधायक जी भूषण पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरा नाम तो तूने हटवा लिया, अब मेरा नाम कौन हटवाएगा बे, हमको ऐसे ही छोड़ दिया, और हाँ, हमें हमारा घोड़ा सितारा भी वापस चाहिए। फिर वहां से जाने के बाद भूषण सचिव जी के पास जाता है और कहता है कि आपको विधायक जी का भी नाम हटवाना पड़ेगा। फिर वो दोनों का नाम हटवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर FIR में से भूषण और विधायक जी का नाम हटा दिया जाए तो प्रधान जी पर गोली किसने चलाई, क्या इसका मतलब प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवा दी ताकि इलेक्शन में सिंपैथी मिल सके। ये बात सुनते ही सचिव जी वहां से उठकर बाहर आ जाते हैं। फिर जब वो प्रधान जी को फोन करता है तो प्रधान जी उसको समझाते हैं कि आप दोनों का नाम वापस ले लो, आप हमारे बारे में मत सोचो, अगर आप पर केस रहेगा तो हमें भी नींद नहीं आएगी। फिर थोड़ा सोचने के बाद सचिव जी और बाकी सभी लोग बिना केस वापस लिए वहां से चले जाते हैं। फिर उनको जाता देखकर पुलिस वाला भूषण से कहता है कि जब तुम्हारा नाम हट रहा था तो तुम्हें विधायक जी और घोड़े की शर्त बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास तीनों ही गांव के सरकारी स्कूल में जाते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि थोड़े ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में पूर्वी फुलेरा से भूषण की पत्नी क्रांति देवी और पश्चिमी फुलेरा से प्रधान जी ब्रिजभूषण जी की पत्नी मंजू देवी चुनाव में खड़ी होने वाली थी। आज मंजू देवी अपने चुनाव के प्रचार की शुरुआत स्कूल के टॉयलेट को साफ करके करने वाली थी और उनके साथ आए सभी लोग मंजू देवी की तरफ से ही प्रचार करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट की हालत देखते हैं, सभी लोग टॉयलेट से दूर भाग जाते हैं। टॉयलेट की हालत इतनी बुरी थी कि सचिव जी को तो वोमिट ही आ जाती है, इसलिए वो सभी प्लान में थोड़ा चेंज लाते हैं और स्कूल टॉयलेट की जगह पर किसी और जगह को ढूंढने लगते हैं। फिर वो सभी मिलकर टंकी के नीचे वाली जगह को फाइनल करते हैं। तभी प्रधान जी वहां पर झाड़ू लगाने की प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रैक्टिस जरूरी भी थी, वरना इनकी झाड़ू मारने वाली एक्टिंग देखकर सभी गांव वालों को ये सब नौटंकी ही लगेगी। तभी रिंकी वहां आके वो झाड़ू मंजू देवी के हाथ में देती है और झाड़ू के साथ उनका मस्त वाला फोटोशूट करवाती है। फिर रिंकी उनके नाम से फेसबुक पर एक पेज भी बनाती है और अपने माँ बाप की झाड़ू वाली फोटो वहां पर डाल देती है, ताकि कल सुबह जब वो सभी टंकी के पास वाली जगह को साफ करने आए तो सभी गांव वालों को इसके बारे में पता चल जाए। तभी सचिव जी देखते हैं कि भूषण अपनी गैंग को लेकर टंकी के पास वाली जगह को साफ कर रहा था, क्योंकि कल उसने रिंकी की सफाई वाले अभियान की फोटो देख ली थी। फिर प्रधान जी और सभी लोग भूषण की इस हरकत पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर मंजू देवी गांव की सबसे गंदी जगह के बारे में पूछती है। विकास उन्हें बताता है कि स्कूल का टॉयलेट सबसे गंदा है। फिर ये बात सुनकर मंजू देवी ठान लेती है कि वो टॉयलेट साफ करके ही रहेगी। फिर जब मंजू देवी अपने ग्रुप के साथ वहां जाने के लिए निकलती है तो सभी देखते हैं कि भूषण ने माधव को उनकी निगरानी के लिए लगा रखा था, लेकिन मंजू देवी उसको नजरअंदाज करके अपनी गैंग के साथ स्कूल की तरफ आगे बढ़ जाती है और ये बात माधव भूषण को भी बता देता है। लेकिन तभी सचिव जी मास्टर जी को फोन करके टॉयलेट को ब्लॉक करने के लिए कहते हैं और मास्टर जी भी हाँ बोलकर फोन काट देते हैं। लेकिन मास्टर जी तो किसी पेड़ के नीचे घोड़े बेचकर सो रहे थे। इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये टॉयलेट को ब्लॉक करने के लिए जाएंगे। तभी माधव की बात सुनकर क्रांति देवी का ग्रुप मंजू देवी के ग्रुप के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर भूषण प्रधान जी को कहता है कि आप जहाँ जहाँ जाओगे हमें भी साथ लेकर जाओ, हम मिलकर पूरे गांव की सफाई कर देंगे। अब गांव वालों की भीड़ को देखते हुए मंजू देवी मान जाती है। फिर जैसे ही वो लोग स्कूल के पास पहुंचते हैं तो दोनों ही गुट भाग के टॉयलेट के पास जाते हैं। अब वो टॉयलेट मंजू देवी साफ करना चाहती थी ताकि सभी गांव वालों के सामने उनका पलड़ा भारी हो जाए, लेकिन क्रांति देवी भी इस बात पर अड़ जाती है कि वो टॉयलेट हम साफ करेंगे। अब दोनों ही गुटों में टॉयलेट की सफाई को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और ऐसा नजारा सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही देखा जा सकता है। तभी मास्टर जी भी अपनी नींद को दांव पर लगाकर दीवार पार करके सबसे पहले टॉयलेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों बाद में आराम से लड़ लेना, पहले हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। फिर मंजू देवी चिल्लाकर कहती है कि क्यों करते हो हमारा पीछा, क्यों करते हो हमारी जासूसी, क्या फिर से मेरे पति को मारने का इरादा है? ठीक है, बना दो हमें विधवा। गांव वालों,
इस भूषण ने मेरे पति पर गोली चलवाई थी। अब गांव के लोग अपने ही गांव में बिना सुरक्षा के बाहर नहीं निकल सकते। और तुम क्रांति देवी, अगर चुनाव जीतना चाहती हो तो अपने दम पर जीतो, बेहया की तरह इस विधायक की गोदी में बैठकर मत खेलो। फिर भूषण कहने लगता है कि प्रधान जी पे गोली हमने नहीं चलवाई, और इतना कहकर वो अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर मंजू देवी भी जैसे तैसे स्कूल के टॉयलेट को साफ करवा ही देती है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरी तरफ भूषण स्कूल से निकलकर एक प्लान बनाता है और अपना सिर जानबूझकर खुद ही फोड़ लेता है। फिर वो वापस स्कूल की तरफ आता है, जहां टॉयलेट साफ होने की वजह से सब लोग मंजू देवी की तारीफ कर रहे थे। तभी क्रांति देवी आकर कहती है, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब हम जब अपने घर जा रहे थे तो आपका कोई आदमी मेरे पति को पत्थर मार के वहां से भाग गया। आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन हम लोग डर के चुनाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सब नाटक भूषण और क्रांति देवी गांव वालों की सिंपैथी पाने के लिए कर रहे थे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास क्रांति देवी के गुट के दो आदमी विनोद और माधव का झगड़ा देख रहे थे। विनोद और माधव क्रांति देवी के प्रधान बनने के बाद उप प्रधान कौन बनेगा इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। फिर उनको लड़ता हुआ देखकर प्रधान जी को उनमें फायदा नजर आता है। फिर वो उन दोनों को लड्डू खिलाने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि विकास ने शहर में जमीन खरीदी थी और ये लड्डू विकास ही लेकर आया था। वही लड्डू खिलाने के बहाने प्रधान जी माधव और विनोद को बुलाते हैं। लड्डू देखकर विनोद का मन ललचाने लगता है और वो जल्दी से लड्डू खा लेता है, लेकिन माधव भूषण का बहुत ही वफादार था। वो लड्डू खाने से मना कर देता है और विनोद को भी खरी खोटी सुनाने लगता है कि तूने भूषण से गद्दारी की है। लेकिन विनोद कहाँ उसकी सुनने वाला था, वो तो बस लड्डू खाने में मगन था। अब प्रधान जी का प्लान विनोद को अपनी तरफ लाने का था, इसीलिए उन्होंने ये सारी चाल खेली। तभी भूषण माधव के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है कि विनोद ने प्रधान जी का दिया हुआ लड्डू खा लिया, इसलिए उसका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। भाभी जी के प्रधान बनने के बाद आप उप प्रधान मुझे ही बनाना, विनोद को नहीं। फिर विनोद भी भूषण को समझाने लगता है कि हमने एक लड्डू ही तो खाया है, आप अभी देखिए मैं उनको लड्डू वापस करके आता हूँ। और फिर विनोद लड्डू खरीदने के लिए चला जाता है। तभी उसे रास्ते में विकास की पत्नी खुशबू मिलती है, जो जमीन लेने की खुशी में घर घर लड्डू बांट रही थी। फिर विनोद खुशबू से ही लड्डू लेकर पंचायत ऑफिस में ले जाने लगता है और वो लड्डू विकास और सचिव जी को दे देता है। लेकिन जब वो लोग लड्डू लेने से इनकार कर देते हैं तो विनोद उस लड्डू को टेबल पर ही रखकर जाने लगता है। अब सचिव जी समझ जाते हैं कि विनोद ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो विनोद से पूछते हैं कि भूषण ने तुम्हें कुछ कहा है क्या एक लड्डू खाने पर वो तुम्हारी वफादारी पर शक करने लगे? मुझे लगता है कि भूषण तुमको अपना गुलाम समझने लगा है। अब ये सब बातें बोल बोलकर सचिव जी विनोद को भड़काने लगते हैं। फिर रात होने पर प्रधान जी विनोद को अपनी दावत पर भी बुलाते हैं। फिर सभी लोग विनोद की खातिरदारी करते हैं। अब उनका प्लान एकदम साफ था कि विनोद को इतना मक्खन लगाओ कि वो आज ही भूषण का गुट छोड़ दे और प्रधान जी के गुट में शामिल हो जाए। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ कोई भी विनोद को पार्टी बदलने के बारे में बोल ही नहीं पाता, क्योंकि विनोद भाई साहब खाना खाने में इतना ज्यादा मगन थे कि उनका ध्यान और किसी भी चीज पर नहीं था। फिर मौका पाते ही प्रधान जी भूषण को कहते हैं, सच सच बताना ये भूषण का माथा कैसे फूटा? फिर विनोद कहता है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है हम भूषण जी के गुलाम हैं जो हमें उनकी सारी बात पता होगी? आपने हमें खाना खाने के लिए बुलाया है, इसीलिए हम आ गए। आपको क्या लगता है हम यहाँ पार्टी बदलने के लिए आए हैं? फिर विनोद भूषण के पास कॉल करता है और बताता है कि हम अभी प्रधान जी के घर पर खाना खा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर भूषण कहता है, मेरे प्यारे विनोद, अब तुम उप प्रधान के पद को तो भूल ही जाओ। फिर इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। फिर प्रधान जी कहते हैं, देखा विनोद कैसे उसने फोन काट दिया? अगर हमारी पत्नी प्रधान बनी तो हम तुम्हें उप प्रधान बनाएंगे, तो बताओ फिर तुमने क्या सोचा? फिर विनोद कहता है, साहब हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, हम हमारे पार्टी के लिए वफादार हैं। और इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सचिव जी कहते हैं, विनोद जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपके भूषण जी ने अपना माथा खुद ही फोड़ा होगा। फिर विनोद भी बोल देता है कि हमें भी पूरा भरोसा है कि प्रधान जी ने ही खुद पर गोली चलवाई होगी, वरना गोली सिर्फ कंधे पर कैसे लगती? ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब इस बात को लेकर सभी लोग प्रधान जी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन प्रधान जी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि हमने खुद पर गोली नहीं चलवाई। अब अगले दिन भूषण के गुट में खलबली मची हुई थी कि ये 6,000 रुपए कमाने वाला विकास इतनी महंगी जमीन कैसे ले सकता है। और इसी असमंजस के साथ थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है।
फोर्थ एपिसोड में हम भूषण, माधव और विनोद को देखते हैं जो विधायक जी के घर पर आए हुए थे। उस समय विधायक जी एक आदमी की बेल्ट से मार मार कर पिटाई कर रहे थे। ये सब देखकर उन तीनों को बहुत ही डर लगने लगता है। फिर विधायक जी वो बेल्ट भूषण के हाथ में देकर कहते हैं, ये लो और पीटो इसको और पूछो इससे कि प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई। लेकिन भूषण तो उसको मारने में हिचकिचा रहा था। तभी माधव आगे आता है और वो बेल्ट लेकर उस आदमी को पीटने लगता है। लेकिन वो आदमी अपनी बात पर अड़ा रहता है क्योंकि उसने सच में गोली नहीं चलाई थी। फिर विधायक जी उस आदमी को छोड़ देते हैं। तभी भूषण विधायक जी को बताता है कि फुलेरा के सह सचिव ने शहर में जमीन ले ली है। 6,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाला एक साधारण सा आदमी शहर में 34 लाख की जमीन कैसे खरीद सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। फिर विधायक जी भूषण को प्रधान जी को फंसाने का एक अच्छा आइडिया बताता है, वो भी इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले। अब प्रधान जी का गुट परसों होने वाले नॉमिनेशन की तैयारी में जुटा हुआ था। अब उन्होंने उस दिन के लिए 12 सफेद गाड़ियां भी बुक कर ली थी और वो सफेद घोड़ा सितारा वो भी गाड़ियों के सामने चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि घोड़ा चलाना किसी को भी नहीं आता था। तभी विकास को याद आता है कि गांव में एक बम बहादुर नाम का आदमी है, उसे घोड़ा चलाना अच्छे से आता है। दूसरी तरफ विधायक जी अपनी पावर का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत ऑफिस, प्रधान जी के घर पर और विकास के घर पर इनकम टैक्स की रेड डलवाने के लिए भेज देता है। तभी भूषण का गुट सभी लोगों को बताने लगता है कि प्रधान जी ने भ्रष्टाचार करके सरकारी पैसे का गमन किया है, इसीलिए तो इनकम टैक्स वाले यहाँ रेड डालने के लिए आए हैं। हमारे गांव का नाम इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। तभी विकास पंचायत ऑफिस में प्रहलाद चाचा और सचिव जी उनको बता देते हैं कि हमारे घर में 6 लाख कैश पड़ा है। प्रहलाद चाचा ने जो 40 लाख रुपए दिए थे उसमें से 34 लाख की हमने जमीन खरीद ली और 6 लाख अभी भी बच गए हैं। फिर प्रहलाद चाचा कहते हैं कि वो कैश कोई ब्लैक मनी थोड़ी है, वो तो मैंने तुम्हें दिए थे। लेकिन सचिव जी कहते हैं, नहीं प्रहलाद चाचा, ये लोग हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस समय पुलिस वालों ने ही पंचायत ऑफिस में सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास को बिठा कर रखा था। अब उनका यहाँ से कहीं भी जाना असंभव था। तभी खिड़की पर घोड़ा चलाने वाला बम बहादुर आता है। फिर वो लोग बम बहादुर को विकास के घर से पैसे लाने के लिए भेज देते हैं। विकास के घर के सामने 2 पुलिस वालों का पहरा था, इसलिए बम बहादुर घर के पीछे सीढ़ी लगाकर घर की छत पर पहुंच जाता है। उसको देखकर खुशबू भी छत पर आ जाती है। फिर वो खुशबू को सारी बात बताता है और खुशबू भी पैसे लेने के लिए नीचे चली जाती है। लेकिन पुलिस वाले खुशबू को छत से नीचे जाता देखकर उस पर शक करने लगते हैं और छानबीन करने के लिए छत पर जाने लगते हैं। तभी बम बहादुर उनको आता देखकर वापिस सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन नीचे उतरते उतरते वो सीढ़ी गिर जाती है। फिर वो किसी न किसी तरह अपने आप को संभालता है और छुप जाता है और पुलिस वालों की नजरों से बच जाता है। फिर खुशबू घबराहट होने की एक्टिंग करने लगती है और उन पुलिस वालों को कहती है कि आप प्रधान जी की बेटी रिंकी को यहाँ पर बुला दो, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर वो दोनों पुलिस वाले बम बहादुर को घर के सामने से सीढ़ी ले जाते हुए देख लेते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर प्रधान की बेटी को बुला कर लाओ। उस समय प्रधान जी के घर पर रेड चल रही थी और छानबीन में उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर बम बहादुर आ जाता है और रिंकी को अपने साथ ले जाता है। फिर खुशबू रिंकी को सब कुछ बता देती है। फिर रिंकी कहती है कि बम बहादुर घर के पीछे ही खड़ा है, अब हम ये सारे पैसे घर के पीछे फेंक देंगे क्योंकि ये दोनों पुलिस वाले लूडो खेलने में व्यस्त हैं, हम पर इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर रिंकी वो पैसे ले जाकर बम बहादुर की तरफ फेंकती है और बम बहादुर भी वो पैसे कैच कर लेता है। लेकिन तभी बम बहादुर के पीछे से वो इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाता है जो प्रधान जी के यहाँ की रेड खत्म करके विकास के घर पर ही जा रहा था। अब बम बहादुर रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब इनकम टैक्स ऑफिसर सभी को वहां पर बुलाता है और खुशबू, रिंकी, बम बहादुर और विकास को भी पकड़ लेता है। फिर प्रहलाद चाचा उनको समझाने लगते हैं कि ये पैसा हमने ही उन्हें दिया था, ये कोई ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन वो ऑफिसर बातें घुमाने लगता है। तभी मंजू देवी पुलिस की जीप के सामने खड़ी हो जाती है और बाकी के सभी लोग भी उनका साथ देने लगते हैं। उस समय भूषण भी गांव वालों का ये सारा तमाशा देख रहा था और गांव वालों को प्रधान जी के खिलाफ भड़का रहा था। ऐसा लग रहा था कि भूषण और विधायक का प्लान सफल हो गया। लेकिन तभी वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और बताता है कि अब विधायक जी विधायक नहीं रहे, इसलिए उनकी चाटना बंद कर दो। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और जाते जाते सभी को छोड़ने के लिए कहता है। अब भूषण का ये प्लान धरा का धरा रह जाता है। तभी क्रांति देवी और मंजू देवी दोनों ही नॉमिनेशन का फॉर्म भर देती है और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं सचिव जी अपने कपड़े धो रहे थे और साथ में अपने मौसी के लड़के आदित्य के साथ फोन पर बात भी कर रहे थे
कि 21 तारीख को कैट का और 23 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट है। आदित्य कहता है कि रिजल्ट का इंतजार तू यहाँ आकर भी कर सकता है या फिर वहाँ अपने ससुर जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में रुका हुआ है। ठीक है भाई, कर ले इम्प्रेस, आ जाना बाद में। फिर सचिव जी की नजर पड़ती है कि एक बुजुर्ग आदमी ऑटो से फुलेरा गांव में उतरते हैं। फिर वो बुजुर्ग बताते हैं कि मैं मंजू का पिता यानी कि रिंकी का नाना हूँ। फिर सचिव जी बताते हैं कि अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, सभी इलेक्शन के प्रचार के चलते घर से बाहर हैं। फिर नाना जी सचिव जी की तारीफ करने लगते हैं। अच्छी बात है कि आप उनके साथ प्रचार में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि सरकारी आदमी को निष्पक्ष ही होना चाहिए और हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अब नाना जी को कौन बताए कि यहाँ पर क्या माजरा चल रहा है। फिर सचिव जी प्रधान जी को फोन करके कहते हैं कि आपके ससुर आए हैं, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि हम प्रचार करके अभी आते हैं, आप उन्हें घर तक छोड़ आओ। फिर सचिव जी उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन नाना जी को तो बाइक पर बैठने से डर लग रहा था। फिर वो दोनों पैदल ही चल पड़ते हैं, लेकिन नाना जी के चलने की स्पीड इतनी कम थी कि वो रात को ही प्रधान जी के घर पर पहुंचते। फिर सचिव जी को एक साइकिल वाला दिखता है। फिर वो साइकिल को बुलाकर नाना जी को उसके ऊपर बिठा देते हैं। इस समय दोनों गुटों का प्रचार बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। मंजू देवी के चुनाव का चिन्ह था लौकी और वो घर घर जाकर लौकी बांट रही थी, और दूसरी तरफ क्रांति देवी का चुनाव चिन्ह था कुकर, जो कि वो नहीं बांट रही थी। अब सचिव जी नाना जी को लेकर घर पर जा ही रहे थे कि तभी क्रांति देवी का गुट वहां पर आ जाता है। फिर वो सचिव जी को देख देख कर जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं, और ये देखकर नाना समझ जाते हैं कि सचिव और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। फिर नाना जी पूछते हैं कि अगर ये जीत गए तो क्या होगा। फिर जवाब में सचिव जी कहते हैं ऐसे कैसे जीत जाएंगे, हमारी मंजू देवी जीतेगी। फिर नाना जी कहते हैं वो देखो नाली कितनी गंदी है, और उधर देखो सोलर पैनल अपने घर के सामने ही लगाया हुआ है। ये सब देखकर विपक्ष सवाल उठाता है, समझा करो। तभी दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को देखकर गला फाड़ फाड़ कर नारेबाजी करने लगते हैं। इस समय खुशबू रेड पड़ने की वजह से बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा नारेबाजी कर रही थी। फिर उसको देखकर क्रांति देवी कहती है कि 34 लाख की जमीन, घर में 6 लाख कैश कहाँ से आया तुम्हारे पास? प्रहलाद चाचा से बड़े अच्छे संबंध हैं तुम्हारे, लगता है बड़ी सेवा करती हो तुम उनकी। ये बातें सुनकर खुशबू क्रांति देवी पर चढ़ जाती है, लेकिन मंजू देवी, विकास और प्रहलाद चाचा खुशबू को रोक लेते हैं। फिर क्रांति देवी के जाने के बाद खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि प्रहलाद चाचा हमारे बाप समान है, वो हमें ऐसा कैसे बोल सकती है। ये बात सुनकर प्रहलाद चाचा भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारी ही गलती है, ना हम तुमको ये पैसे देते और ना तुमको ये दिन देखना पड़ता। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रहलाद चाचा उदास अकेले में बैठे थे। फिर विकास उनके पास आता है और कहता है आप आज भी हमारे घर पर खाना खाने के लिए आना, और इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सचिव जी देखते हैं कि भूषण का गुट सभी गांव वालों के सामने कुकर में लौकी पका रहा था और कुकर की बहुत ही तारीफ भी कर रहा था, लेकिन तभी वो कुकर जोर से फट जाता है। इससे लोग इतना डर जाते हैं कि वहां से भागने लगते हैं और भूषण भी थोड़ा जल जाता है। फिर गांव वाले बोलने लगते हैं कि लौकी तो कुकर पर भारी पड़ गई। दोस्तों, अब इस घटना से इनकी किरकिरी हो गई थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं प्रधान जी, सचिव जी, प्रहलाद चाचा और विकास एक आलू बेचने वाले से आलू खरीद रहे थे। तभी आलू वाला कहता है कि आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी आलूओं के पैसे भूषण ने पहले से ही दे दिए हैं। फिर ये सब सुनते ही प्रधान जी कहते हैं ए ससुर के नाती, हमको तुम फोकटिया समझे हो का, ये पकड़ो अपना आलू, और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी प्रधान जी के पास सांसद का फोन आता है और वो उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर जब वो सांसद से जाकर मिलते हैं तो सांसद कहता है कि अब वो चंदू विधायक नहीं रहा, हाई कमांड ने उसे पार्टी से निकाल दिया है। अब हमारी पार्टी चाहती है कि प्रहलाद तुम विधायक का चुनाव लड़ो, क्योंकि तुम्हारी इमेज बहुत ही साफ सुथरी है और तुम्हारा बेटा भी हमारे देश के लिए शहीद हो गया। ये बात सुनकर प्रहलाद चाचा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि हम हमारे बेटे के नाम को राजनीति में नहीं घसीटना चाहते। हमारा बेटा हमारी जान था, हम उसका नाम इन सब में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कोई सहानुभूति की वजह से वोट दे। फिर सांसद कहते हैं कि उस पूर्व विधायक ने तुम्हारे घर पर रेड डलवाई, तुम जानते हो उस रेड को किसने रोका? हमने। अब हमें तुम निराश मत करो, पार्टी को एक बढ़िया आदमी चाहिए, हमारी बात मानो और विधायक का चुनाव लड़ो। फिर सभी लोग प्रहलाद चाचा को समझाते हैं कि सब लोगों की नजरों में आपकी इमेज बहुत ही अच्छी है और राजनीति को भी आप जैसे लोगों की ही जरूरत है।
फिर फाइनली प्रहलाद चाचा विधायक का टिकट लेने के लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर पूर्व विधायक चंदू आ जाता है और उनको आता देखकर सांसद उन सभी को गाड़ी में छुपा देता है। फिर पूर्व विधायक सांसद से सवाल करता है कि पार्टी ने हमें क्यों निकाला, लेकिन सांसद जी नाटक करते हुए कहते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें पार्टी से ना निकाला जाए, लेकिन क्या करें, हाई कमांड के आगे किसी की चलती है क्या। तभी पूर्व विधायक की नजर प्रधान जी और उनके गुट पर पड़ती है जो कि कार में छुपे हुए थे, और वो समझ जाता है कि ये सब सांसद की चाल है। फिर पूर्व विधायक सांसद को कहता है कि आपने ही चलवाई थी ना प्रधान जी पर गोली, ताकि मुझको फंसा सकें, मान गए आपकी पॉलिटिक्स को। फिर प्रधान जी कहते हैं सांसद नहीं, तुम चलवाए थे गोली। तभी देखते ही देखते सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में मंजू देवी ने एक नया ही कारनामा कर दिया था। दरअसल जो आलू भूषण फोकट में बंटवा रहा था वो सभी आलू मंजू देवी ने ही ले लिए थे। फिर मंजू देवी ने एक समोसे की दुकान पर जाकर उन सभी आलुओं से समोसे बनवाए और अपने नाम से सभी गांव वालों को फोकट में ही बंटवा दिए। फिर जब इन समोसों की सच्चाई भूषण को पता चलती है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता है कि समोसे के अंदर के आलू हमारे हैं। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जब प्रधान जी वापस आते हैं तो सब लोग कहते हैं कि जरूर सांसद ने ही आप पर गोली चलवाई होगी। लेकिन ये बात सुनकर प्रधान जी भड़क जाते हैं और कहते हैं तो क्या हुआ अगर एक सांसद ने हम पर गोली चलवाई, अगर हमारे गोली खाने से तुम्हें विधायक का टिकट मिलता है और रिंकी की मम्मी प्रधान बन जाती है तो ऐसी गोली खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स हमेशा ऐसी ही होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं दोनों गुटों की भाषणबाजी बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी। तभी गांव का ट्रांसफार्मर फट जाता है और पूरे गांव की बिजली चली जाती है। फिर भूषण कहता है कि जब पिछली बार ये ट्रांसफार्मर फटा था तो प्रधान जी ने पूरे 7 दिन बाद इसको ठीक करवाया था, लेकिन अब की बार इलेक्शन है तो क्या पता ये जल्दी ठीक हो जाए। और ये सब बातें बोलकर वो प्रधान जी का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्लू सचिव जी से पूछता है कि आज रात तक बिजली आ जाएगी ना, क्योंकि रात को हमें हमारा होमवर्क करना है। फिर सचिव जी कहते हैं तुम अपना होमवर्क अभी क्यों नहीं करते, रात में ऐसा क्या है जो तुम रात को ही पढ़ोगे। फिर बिल्लू कहता है अभी तो हमारे खेलने का टाइम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब विकास अपने साथियों के साथ मिस्त्री के पास जाता है तो उस समय मिस्त्री अपने गांव ज्वालापुर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर वो मिस्त्री कहता है आज नहीं कल आना, आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ, ऐसा करना तुम कल मेरे गांव ज्वालापुर में ही आ जाना, वहीं से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में चला जाऊंगा। लेकिन तभी विकास को ध्यान में आता है कि ज्वालापुर जाने के लिए तो उस विधायक के गांव से होकर जाना पड़ता है और वहां से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले प्रधान जी से बार बार पूछ रहे थे कि बिजली कब तक आएगी, लेकिन तभी भूषण 2 जनरेटर लेकर आता है, एक को पूर्व फुलेरा में और एक को पश्चिमी फुलेरा में लगवा देता है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। फिर अगली सुबह प्रधान जी भी 4 जनरेटर मंगवाते हैं, 2 पूर्व फुलेरा में और 2 पश्चिमी फुलेरा में लगवा देते हैं। फिर भूषण कहता है कि इससे अच्छा तो आप मिस्त्री को बुलवाकर ट्रांसफार्मर ही ठीक करवा देते, लेकिन नहीं, आपको तो मुझसे कंपटीशन करना है। अब जाओ ना ज्वालापुर, क्या हुआ, डर लगता है क्या, आप कहो तो हम चले जाते हैं। फिर प्रधान जी कहते हैं नहीं, हम अभी जा रहे हैं, और फिर वो अपने साथियों के साथ वहां के लिए निकल पड़ते हैं। फिर जब वो ज्वालापुर पहुंचते हैं तो वो मिस्त्री नाटक करने लगता है और कहता है कि हम नहीं जा सकते, हमारे और आपके गांव में दुश्मनी है, क्या पता वहां हमारी जान को खतरा हो जाए, या फिर आप हमको भी किसी झूठे केस में फंसवा दें जैसे आपने विधायक जी को फंसाया था। लेकिन इतने में वहां पर विधायक के लोग आ जाते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। विधायक का खास आदमी छुट्टन सचिव जी को ही अपना टारगेट बनाता है और उनको जोर से एक चांटा लगा देता है। फिर मार खाने के बाद वो सभी फुलेरा वापस लौट आते हैं। तभी मंजू देवी सभी गांव वालों को बताने लगती है कि पूर्व विधायक के गुंडों ने हमारे साथ क्या क्या किया, लेकिन भूषण कहता है कि ये सब ड्रामेबाजी है, आप मिस्त्री को लाए या नहीं ये बताओ। फिर प्रधान जी कहते हैं कि हम उसे नहीं ला सके, हमने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है और हमें वो सब गिनवाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो ठीक लगे आप उसी को वोट दो। फिर भूषण कहता है कि अब हम जाते हैं और बिना किसी ड्रामे के उस मिस्त्री को लेकर आते हैं। फिर भूषण मिस्त्री को ले आता है और ट्रांसफार्मर ठीक भी करवा देता है और इससे उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब दिन आ गया था वोटिंग का और सभी वोटिंग करने के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं आज 21 तारीख थी और आज सचिव जी का कैट का रिजल्ट आने वाला था। उनको रिजल्ट देखने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वो रिंकी को कॉल करके अपना रिजल्ट देखने के लिए कहते हैं।
लेकिन वो खामखां डर रहे थे क्योंकि उनके पूरे 97% नंबर आए थे और उनका रिजल्ट जानकर उनकी पूरी मंडली खुश हो जाती है। फिर वो सभी बोतल खोलकर पार्टी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी के घर पर पूरे 25 किलो लड्डू बन रहे थे। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 50 किलो लड्डू बनवाए थे। इसका मतलब इस बार प्रधान जी के मन में हार की चिंता है। वहीं दूसरी तरफ भूषण पूरे 50 किलो लड्डू बनवाता है, यानी भूषण पूरे कॉन्फिडेंस में है। अब देखना यह है कि जीतेगा कौन। तभी हम देखते हैं कि सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। फिर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रिंकी शहर में कचौरी लेने जाती है, लेकिन कचौरी वाले के पास सिर्फ 2 ही कचौरी थी। तभी विधायक की बेटी चित्रा भी वहां पर आ जाती है और फिर वो दोनों उन कचौरियों के लिए लड़ने लगती हैं। फिर दोनों ही अपने अपने पापा को फोन लगाती हैं। तभी प्रधान जी सचिव जी को और पूर्व विधायक छुट्टन को भेज देता है। फिर सचिव जी और छुट्टन में आपस में काफी बहस हो जाती है। फिर छुट्टन कहता है, क्यों सचिव जी, उस दिन वाले थप्पड़ को भूल गए क्या? और ये बात सुनकर सचिव जी और ज्यादा भड़क जाते हैं और छुट्टन को एक जोरदार तमाचा मार देते हैं। फिर वो कहते हैं, अब देख हिसाब बराबर हो गया। तूने उस दिन मुझे मारा, आज मैंने तुझे मार दिया, इसलिए अपना हिसाब फिनिश। फिर रिंकी अपनी कचौड़ी को छोड़कर सचिव जी को वापस अपने गांव में ले आती है। गांव जाते समय रिंकी और सचिव जी के प्यार का परवान और बढ़ जाता है। फिर वो अपने हाथों से सचिव जी को मफलर पहनाती है। अब नेक्स्ट डे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए इलेक्शन की गर्मा गर्मी की वजह से डीएम साहिबा फुलेरा में पुलिस फोर्स तैनात कर देती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो क्रांति देवी मंजू देवी को 73 वोटों से हरा देती है, यानी अब खेला भूषण जीत गया था और रिंकिया के पापा हार गए थे। फिर पूर्व विधायक और भूषण के गुट के सभी लोग उछल उछल कर नाचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी का गुट हार जाने के कारण बहुत ही दुखी था, खासकर प्रधान जी। उनके चेहरे की मायूसी उनका दुख चीख चीख कर बता रही थी। फिर रात को प्रधान जी अपना आपा खो बैठते हैं और वहां की सभी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा गांव धोखेबाज निकला, लेकिन सभी लोग उनको शांत करवाते हैं। तभी मंजू देवी उन पर ही आरोप लगाते हुए कहती है कि अगर आप ठीक ढंग से काम किए होते तो हम आज जीत जाते। और ये बात सुनकर प्रधान जी और भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मंजू देवी ने ये बात बहुत ही गलत टाइम पर बोल दी थी। फिर अगले दिन पंचायत ऑफिस में नए प्रधान जी का नाम लिखा जाता है। फिर भूषण सचिव जी को कहता है, क्यों, आपका भी नाम हटा दें, आप तो MBA करने वाले थे ना। फिर सचिव जी कहते हैं कि हमारी एडमिशन तक मतलब 3-4 महीने तक हम यहीं रुकेंगे, फिर हमारा नाम अपने आप ही हट जाएगा। अब दोस्तों, ये भूषण की गैंग 3-4 महीने सचिव जी को अच्छे से परेशान करने वाली थी। अब देखना यह है कि सचिव जी 3-4 महीने तक यहाँ पर टिके रहेंगे या फिर अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ से खिसक लेंगे। और ये सब हमें पंचायत के 5वें सीजन में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको पंचायत 4 की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ताकि मैं जान सकूं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।